मेरी सुहाग रात के दिन मेरे पति ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया और मुझसे कहा कि तुम्हें इन सबको खुश करना है, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा, वरना पूरी उम्र तुम मेरे गुस्से को झेलना पड़ेगा। मेरे पति के 4-5 दोस्त शरीर में हट्टे कट्टे, मैं उन सबको कैसे झेल पाती। लेकिन मेरे पति के गुस्से के डर से मैं उन सबके साथ संबंध बनाने लगी। सभी बारी बारी कमरे में आने लगे और मुझे जानवरों की तरह नोचने लगे। लास्ट जब उनका आखिरी दोस्त आया तो मैंने देखा कि वो तो दोस्तों मेरा नाम रेखा है, अपने पूरे खानदान की सबसे लाडली और सबसे छोटी लड़की थी। हमारे पूरे खानदान में कोई भी लड़की आज तक नहीं हुई थी सिवाय मेरे। दरअसल हम लोग सभी इकट्ठे ही रहते थे, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, ताया ताई, मेरे दादाजी दादी जी, बाकी सब लोग हम इकट्ठे ही रहते थे। और मेरे बड़े भाई भी थे जो मेरे चाचा ताया के लड़के थे। मेरे ताया चाचा के सिर्फ लड़के थे, लड़की कोई भी नहीं थी। पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही लड़की थी, इसलिए सबका प्यार में सिर्फ मेरे लिए ही था। और हमारे परिवार में कभी भी लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता था। जो चीज़ें लड़कों को मिलती थीं वही लड़कियों को ज़रूर मिलती थीं। और मैं तो सबसे छोटी और सबकी लाडली थी, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ही मिलती थी। बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई से लेकर मेरे खाने पीने पहनने तक किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। जिस भी चीज़ की मैं डिमांड करती थी वह चीज़ मुझे हासिल हो जाती थी। अब मेरी 12वीं क्लास हो चुकी थी, तो मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना था। मेरे बड़े भाई शहर में पढ़ाई कर रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि तू किस चीज़ की तैयारी करना चाहती है, किसी भी चीज़ में तुझे रुचि हो तो हमको बता देना। और हमारे घर में वैसे भी धन दौलत की किसी भी तरह की कमी नहीं थी। पूरे परिवार वाले अच्छे खासे कमाते थे और हमारे बड़ी बड़ी दुकानें भी चलती थीं और हमारे पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी काफ़ी थी। लोग मिलकर रहते थे, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं होता था, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं थी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है और मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। दरअसल मेरा 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक आए थे। पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया था, इसलिए मेरे पिताजी ने खुश होकर कहा कि तुम पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी रुचि रखती है और तू इंटेलिजेंट भी है, इसलिए तू जो कहेगी हम तेरे लिए वही करेंगे। तभी मैंने पिताजी से कहा कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। तभी मेरे दादाजी ने कहा कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। हमारे आसपास के शहर में तो कहीं भी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं होती है और तुम्हारे तो सभी बड़े भाई आसपास के शहर में ही पढ़ते हैं, तो तेरे साथ कौन जाएगा। और अकेले भेजना तो हमें ठीक नहीं लग रहा। हमें तुझ पर खूब भरोसा है और तुम हो भी बहुत समझदार, लेकिन दुनियादारी पर भरोसा नहीं है। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी सेफ्टी रखना भी ज़रूरी होता है। तभी अपने दादाजी से मैंने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे स्कूल में एक मेरी सहेली है जो हमारे पड़ोसी गांव की है। वह भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दूर शहर में जा रही है, तो वह मेरे साथ होगी। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो मैं अपनी दादी माँ को साथ लेके जाती हूँ। मैं वहाँ पर पढ़ाई कर लूँगी और दादी माँ कमरे में मेरे पास रह लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं लगेगी। तभी दादाजी और पापा को सभी को यह फैसला खूब अच्छा लगा। वो कहने लगे कि हाँ, अगर दादी साथ में चली जाएगी तो हमारा भी मन बेफिक्र रहेगा, वरना हमें चिंता लगी रहेगी। खैर ऐसे ही पड़ोसी गांव की लड़की और मैं और मेरी दादी दूर शहर पढ़ाई करने के लिए चले गए। हम लोग दिल्ली चले गए थे। वहाँ पर मुझे कुछ दिनों तक तो घर की बहुत याद आई। भला आए भी क्यों ना, पूरे परिवार में मैं सबकी लाडली थी और बचपन से लेकर आज तक मुझे बैठे ही बैठे सब कुछ मिलता था। यहाँ तक कि मुझे तो पानी पीने के लिए भी उठकर नहीं जाना पड़ता था, वहीं मुझे बिस्तर पर ही मिलता था। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। हालांकि मेरे दादी जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वह मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत स्थिर थीं। मैं कहती थी कि तुझे
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुझे बेड पर ही ला के दूंगी। तू फिक्र मत कर, तू उठा मत कर। लेकिन अपनी दादी जी की उम्र को देखते हुए मैं उनसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी। दरअसल अपना काम खुद ही करती थी। वैसे मुझे आदत तो नहीं थी, क्योंकि बचपन से लेकर इतनी उम्र तक मुझे घर वालों ने कभी भी किसी काम को करने नहीं दिया। सब लोग मेरी बैठे बैठे ही डिमांड पूरी कर दिया करते थे। लेकिन अभी भी मैं अपनी दादी जी को कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए सारा काम खुद ही करती थी। तो मुझे दिक्कत होती थी। शुरू शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में मैं दिल्ली के रंग में इस कदर रंग गई कि मुझे कुछ भी ख्याल न रहा। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में वैसे ही अव्वल रही और हमेशा अच्छे नंबर आते रहे। अब कुछ दिनों की मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने दादी जी से कहा कि क्यों ना हम गांव जाते हैं। तभी दादी जी ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे भी काफ़ी समय हो गया, मुझे भी अपने गांव की खूब याद आ रही है। तो हम लोगों ने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी और गांव चले गए। गांव में जाकर सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी छुट्टी कब पूरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव गए थे, लेकिन मेरी छुट्टियों का तो ऐसे समय निकल गया जैसे पूरा ही दिन निकला हो, क्योंकि इतने ऐशो आराम में जाकर जब कोई रहता है तो उसे दिनों का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब छुट्टी पूरी हो चुकी थी और आगे की पढ़ाई भी तो करनी थी, क्योंकि पिताजी मेरे ऊपर इतना पैसा जो लगा रहे थे, इसलिए मुझे वापस तो जाना ही नहीं था। लेकिन इस बार दादी माँ नहीं, अब की बार मेरी माँ मेरे साथ आई, क्योंकि मेरी दादी माँ ने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है और वहाँ पर तू तो कॉलेज पढ़ाई करने के लिए चली जाती है, तो पीछे से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है और मैं पूरा दिन वहाँ पर अकेली ही बैठी रहती हूँ। तो मुझे बहुत बार फील होता है, इसलिए अब कुछ दिन अपनी माँ को साथ में लेकर जाओ। उसके बाद जब जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ फिर से चल पड़ूंगी। सब लोगों को यह ठीक लगा। पिताजी ने कहा कि हाँ, इस बार अब तुम अपनी माँ को साथ लेकर चली जाओ। मैंने कहा ठीक है, जो भी जाए वही ठीक है। मेरी माँ मेरे साथ चली गई। मैं दिल्ली में जाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब तो धीरे धीरे मेरी डॉक्टर बनने की तैयारी बहुत अच्छे से होने लगी और मेरी परीक्षा भी नज़दीक आने लगी। तो मैं पढ़ाई लिखाई में खूब ध्यान देने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ लाने वाली है। दरअसल मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करती थी, उसी कॉलेज में एक राघव नाम का लड़का भी पढ़ाई करता था। वह देखने में इतना हैंडसम था कि कोई भी उसे देखकर उसके ऊपर आकर्षित हो जाए। फिर मैं तो चीज़ ही क्या थी, मुझे वह बहुत सुंदर लगता था और उसका बोल चाल ढंग रंग देखने में भी बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा कि शायद यह मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन इसी बीच मुझे अपने घर वालों का ख्याल आ गया कि कहीं उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा था। मैं उन लोगों को निराश करूं, यह मुझे कभी भी शोभा नहीं देता था। इसलिए मैं अपने प्यार के आगे मजबूर हो गई और मैं राघव को प्यार कर बैठी। मैंने राघव को प्रपोज कर दिया। शायद राघव भी मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने झट से मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच मेरा और राघव का प्यार धीरे धीरे और नज़दीक बढ़ने लगा। हम दोनों इस कदर एक दूसरे के प्यार में खोने लगे कि मुझे किसी भी चीज़ की सुध बुध नहीं रही। इसी बीच मेरी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब होने लगी। अब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ध्यान राघव से बातें करने में लगाती रही। मेरी माँ बहुत भोली थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि मैं मोबाइल पर राघव के साथ चैटिंग करती हूँ। उन्हें तो ये लगता था कि शायद मैं पढ़ाई कर रही होंगी, इसलिए वह मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। वह दूर एक कोने में बैठी रहती और मुझे देखती रहती कि उनकी बेटी कितनी पढ़ाई कर रही है। लेकिन मैं बेवकूफ़ उन लोगों को धोखा दे रही थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को किस अंधेरे में रख रही हूँ। मुझे तो अपने प्यार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो राघव के प्यार में इस कदर डूब गई थी कि उसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस अब राघव से दिन रात बातें करना और कॉलेज जाने के बाद राघव के साथ घूमने चले जाना, बस मेरे लिए तो यही सब बन चुका था। अब मेरी डॉक्टर की पढ़ाई का पेपर भी नज़दीक आ गया और 2 दिन बाद मेरा पेपर होने वाला था।
लेकिन मैं पेपर में करने क्या वाली थी, क्योंकि मैंने तो पूरे साल कुछ पढ़ाई ही नहीं की। मैं तो सिर्फ राघव के साथ बातें ही करती रही। मैंने राघव से कहा कि कल मेरा एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो घर वालों को 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगी। तभी राघव ने कहा कि तू अपने घर वालों की इतनी लाडली है, सब लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, तो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुम बोल देना कि पेपर बहुत टफ आया था, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तुझे अपने होने वाले पति पर भरोसा है ना। तभी मैंने राघव की बातों में हाँ मिला दी और उसका हाथ थाम लिया। फिर अगले दिन मैं पेपर देकर आ गई। मुझे पता था कि मेरे पेपर के अंदर मैं कुछ भी नहीं करके आई हूँ, लेकिन मेरे मुंह पर शर्म भी तो नहीं थी, ना मुझे बिल्कुल भी लाज शर्म थी। मैं अपने इतने प्यार करने वाले परिवार को धोखा दे सकती थी, तो पेपर को धोखा देना तो मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात थी। खैर, अब जब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो पापा ने कहा कि अब तुम माँ बेटी घर पर आ जाओ। हम लोग गांव चले गए, लेकिन मैं राघव को बहुत मिस करती थी। राघव ने मुझसे कहा कि वह बहुत जल्दी मेरे घर पर रिश्ता भेजेगा, और मैं इसी इंतजार में बैठी रही और हर रोज राघव से बातें करती थी। एक रोज जब मैं राघव से बात कर रही थी तो मेरे ताया जी के लड़के ने मुझे देख लिया। वह मुझसे प्यार करता, मुझे लाडली बहन मानता था। मेरे भैया ने कहा कि क्या हुआ रेखा, हमें सारी सच्चाई बता। तभी मैंने अपने भैया से सारी बात बता दी। भैया ने कहा कि लड़का अच्छा है, तो इस बात से पक्की है ना। मैंने भैया से कहा कि मैं गारंटी लेती हूँ, लड़का मुझे ताउम्र खुश रखेगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्दी रिश्ता भी भेजने वाला है मेरे घर पर। तभी भैया ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारा घर पर रिश्ता आएगा तो मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। अभी हम परिवार वालों को कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी मैंने भैया से कहा ठीक है, और यह बात मैंने राघव को भी बता दी कि तुम जल्द से जल्द रिश्ता भेज दो, भैया हमारे साथ हैं। और वैसे ही मुझ पर उनको पूरा विश्वास था कि परिवार वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। अब तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे प्यार से मेरी शादी जो होने वाली थी। तभी कुछ दिनों का टाइम निकला। पापा ने कहा कि अब तो तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई का रिजल्ट भी आने वाला है और तुम्हारी उम्र भी काफ़ी हो चली है। क्यों ना अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश कर ली जाए, ताकि तुम्हारी शादी को भी तो करना है। मैंने पापा से कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, क्योंकि मुझे तो पता था राघव कुछ ही दिनों में रिश्ता भेजने वाला है और पिताजी ना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ताया जी का लड़का मेरे साथ जो है। खैर, 2-3 दिन ही निकले थे कि राघव अपने माता पिता के साथ हमारे घर पर रिश्ता लेकर आ गया। राघव एक अच्छी खासी नौकरी भी करता था और उसके पास जमीन जायदाद भी अच्छी थी। और उसके बोलने चलने के इस अच्छे सारे ढंग को देखते हुए पिताजी ने कहा कि ठीक है, लड़का भी संस्कारी लग रहा है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, तो हमारी रेखा को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। ऊपर से मेरे ताया जी के लड़के ने भी हाँ में हाँ मिला दी और उसने कहा कि हाँ, मैं इस लड़के को जानता हूँ, काफ़ी अच्छा लड़का है, काफ़ी संस्कार भरा लड़का है। इससे तो अब मेरे परिवार वालों को और भी ज़्यादा संतुष्टि हो गई और मेरा राघव के साथ रिश्ता तय कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद हम लोगों की शादी तय कर दी गई। अब तो मैं इस घर से विदा होने वाली थी, तो सब लोगों का प्यार मेरे प्रति डबल हो गया था। वह तो मेरी हर एक डिमांड को पूरी कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू का एक बूंद भी नज़र नहीं आना चाहिए। सब लोगों को बस यही मकसद था। सब लोग बारी बारी मुझसे हर चीज़ का पूछते थे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कुछ दिनों बाद तो तुम पराई हो जाओगी। खैर, दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन आ गया। शादी करके मुझे राघव के साथ विदा कर दिया गया। जब मैंने राघव के घर में प्रवेश किया तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पर उसके पापा मम्मी के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने राघव से कहा कि तुम्हारे घर में क्या कोई रिश्तेदार नहीं आए हैं। तभी राघव ने कहा कि नहीं, हम लोगों का परिवार इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और मॉडर्न ज़माना है, आजकल कौन रिश्तेदारों को बुलाता है। तुम तो गांव से हो, इसलिए गांव में तो आज भी रिश्तेदारों को इकट्ठा करके हमारे यहाँ नहीं करते और हमारे यहाँ ये रीति रिवाज भी नहीं है, इसलिए हम घर घर के लोग हैं। खैर, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि शायद यही उनकी परंपरा होगी। इसी बीच मुझे
राघव के साथ उसके कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना आलीशान सजा हुआ था, मानो स्वर्ग से कम नहीं था। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद राघव अपने कमरे में आया। उसने आकर घूंघट उठाया और कहने लगा कि मेरी एक बात गौर से सुनो। राघव की आंखें बहुत ही लाल हो रही थीं। वह गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि राघव ये सब ऐसे क्यों कर रहा है। तभी मैंने देखा कि कमरे के अंदर 4 लड़के और आते हैं जो शरीर में हट्टे कट्टे थे, काफी लंबे कद के और काफी जवान लग रहे थे। राघव ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हें मेरे सभी दोस्तों को खुश करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा, वरना पूरी उम्र तुम मेरे गुस्से को झेलती रहोगी और मेरे अत्याचार को झेलती रहोगी। अब मैं बचपन से लेकर आज तक इतने सुखपूर्वक रही थी, तुम्हें यह सब कैसे सहन सकती। लेकिन पूरे घर में मेरी कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मैंने काफ़ी आवाज़ राघव के माता पिता को लगाई, लेकिन वह लोग वहाँ पर नहीं आए। अब मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे राघव की बात मानना ही ठीक लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो यह गुस्से में आकर मुझे कुछ कर ना दें। लेकिन मुझे अपने प्यार पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने राघव से कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, और तुमने मेरे साथ यह किया। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर करते तो मुझे किसी और के हवाले नहीं करते। आज हमारी रात है, हम दोनों के खुश होने की रात है, और तुम मुझे किसी और को सौंप रहे हो। राघव ने कहा कि चुप हो जाओ, मेरे सामने नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने कहा तुम उतना ही करो। अब शरीर में इतने हट्टे कट्टे लोगों को एक साथ में कैसे खुश कर सकती थी। लेकिन अभी राघव की बात भी मानना जरूरी था, वरना मैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठती। अब बारी बारी राघव के दोस्त कमरे में आने लगे और मेरे साथ संबंध बनाने लगे। मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी। सभी लोग जानवरों की तरह मुझे नोच कर खाए जा रहे थे। कोई भी नहीं था जो मेरे ऊपर रहम कर रहा था। मैं बार बार उन लोगों को खुश कर रही थी, लेकिन मेरी हालत एक मरे हुए इंसान जैसी हो गई थी। अब तो मेरा शरीर ही बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, बाकी मेरे अंदर से जान पूरी तरह से निकल चुकी थी। मैं बार बार उस दिन को कोस रही थी जब मैंने राघव को अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं यही सब सोचते सोचते रो रही थी। तभी सबसे आखिर में राघव का दोस्त आया, जो आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि सभी दोस्तों ने सीधे कपड़े उतारते हुए कमरे में आ रहे थे, लेकिन इसने तो कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। उसने मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत ही अच्छे घराने की लड़की लग रही हो, और मुझे पता है तुमने राघव के साथ लव मैरिज किया है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर तुम इन सब से निकल सकती हो तो निकल जाओ। उसके दोस्त ने कहा कि मेरा नाम मोहित है, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। दरअसल तुम राघव की पहली पत्नी नहीं हो जो इन सब का शिकार हुई हो। अब से पहले राघव की 5 शादियां हो चुकी हैं। 5 दुल्हनों के साथ राघव ने यही सब किया। इसका तो यही काम है कि अपने प्रेम जाल में किसी लड़की को फंसाता है और उसके साथ शादी करने के बाद उसे और लड़कों के हवाले कर देता है और पूरी उम्र धंधा करवाता है और इसी तरह से पैसे कमाता है। अगर कोई लड़की यह सब करने से मना कर देती है तो उसे जान से मार देता था। अब से पहले इसने 5 लड़कियों का खून कर दिया है और उनसे काफ़ी पैसे कमाए हैं। जो तुम हवेली देख रही हो, ये उन्हीं लड़कियों के धंधा करवाकर बनाई गई है, और अब तुम इसका शिकार हो गई हो। जिस कॉलेज में तुम पढ़ती थी उसमें यही पढ़ने का नाटक करता था, और इसके पास पैसे होने की वजह से इसे एडमिशन मिल जाता था, और यह भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उनसे शादी कर लेता है। तभी मैंने राघव के दोस्त से कहा कि इसके माता पिता इसे कुछ नहीं कहते। तभी वह कहने लगा कि इसके माता पिता हैं कहाँ। तभी मैंने कहा कि वह जो मेरे घर पर रिश्ता लेकर गए थे, वह कौन थे। तभी उसका दोस्त कहने लगा कि वो तो एक्टर थे जो पैसे लेकर नाटक करने का काम करते हैं, और उन लोगों को पैसे देकर तुम्हारे घर पर अपने माता पिता होने का नाटक करवाया था। ये भोली भाली लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम निकल जाओ।
मुझे पता था कि राघव का तुम अगला शिकार होने वाली हो। पहले वाली लड़कियों को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार मैंने प्लान बनाया कि मैंने राघव को कुछ पैसे दिए और मैंने कहा कि तुम मुझे भी अपनी पत्नी के साथ सोने देना, ताकि मैं कमरे के अंदर घुसकर तुमको सब सच्चाई बता सकूं। इसलिए मैंने राघव को पैसे दिए और तुम्हें यह सच्चाई बता दी। अब पीछे के दरवाजे से तुम जल्दी से निकल जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। राघव को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दूंगा कि कमरे में मैं अकेला हूँ। थोड़ी देर बाद मैं भी पिछले दरवाजे से निकल गया। यह तो कुछ पैसे मेरे पास, एक हाईवे है, वहाँ से तुम कोई गाड़ी या बस पकड़कर जल्दी से अपने गांव चली जाना, और ये लो मेरा नंबर, गांव पहुंचकर मुझे फ़ोन करना, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसके दोस्त ने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं जल्दी से हाईवे पर आकर बस पकड़कर सीधा अपने गांव आ गई। गांव आकर सब लोगों को मैंने सारी सच्चाई बताई। तभी मेरे पिताजी ने पुलिस को बुलाया और हम लोग दिल्ली पहुंच गए और राघव के घर पर आकर उसको गिरफ्तार करवा दिया। मोहित ने वहां पर गवाही दी। मैंने मोहित के आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। तुमने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किया है। तुम तो मेरे लिए देवता ही बनकर आए। तभी मेरे परिवार वालों ने मोहित का खूब धन्यवाद दिया। अब मैं इस बुरे जाल से निकल चुकी थी। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे लिए बुरे सपने जैसा था। इस बार हम लोग तुम्हारी ऐसे घर में शादी करेंगे ताकि तुम्हें कहीं से कोई भी दिक्कत ना हो। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी पसंद और प्रेम विवाह से बिल्कुल नफरत होने लगी थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।